नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द प्रतिभा कोचिंग सेंटर में। तो आज की क्लास में बेसिकली हम बात करेंगे अपनी बुक फर्स्ट यानी कि फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। बेसिकली इस वाले जो चैप्टर में हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। अगर हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये याद होगा कि 11th क्लास में भी हमने एक सभ्यता पढ़ी थी, और वो जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जिसका आधुनिक जो आज का जो राज्य है, जिसे इराक गणराज्य के नाम से जाना जाता है, तो उसका जो क्षेत्र था वो इराक गणराज्य पे हुआ करता था। अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो हमारे भारत देश के क्षेत्रफल वाले एरिया में विकसित हुई। इसके साथ साथ आज़ादी के बाद एक क्षेत्र ऐसा था जो भारत से टूटकर अलग हो गया, एक अलग देश बना जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का कुछ पार्ट पाकिस्तान वाले एरिया में भी चला जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा इसके कुछ स्थल अफगानिस्तान में भी खोजे गए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों देश कितने ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से विशालकाय हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई एक सभ्यता थी। इसके सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता हुआ करती थी। अगर हड़प्पा सभ्यता के मैं समय काल की बात करूँ तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल था वो 2600 से लेकर 1900 के आसपास, यानी कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास डेवलप हुई एक सभ्यता थी। और ये सभ्यता सबसे ज़्यादा जो प्रमुख थी वो अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए फेमस थी अपने समय काल में। यानी कि उस समय में जितनी भी जो सभ्यताएं थी वो सारी की सारी सभ्यताएं ग्रामीण सभ्यताएं हुआ करती थी। एकमात्र हड़प्पा सभ्यता वो पहली सभ्यता बनी जिसने नगरीय संस्कृति को जन्म दिया। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल रहा वो 2600 से 1900 बीसी के आसपास रहा। अगर हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता की बात करें तो इनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को खोज निकाला, और ये जो उन्होंने काम किया ये 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पेपर्स में पूछा गया है। अगर हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करूं या किसी भी सभ्यता की मैं बात करूं तो जितनी भी जो सभ्यताएं हैं वो मुख्यतः किसी ना किसी एक प्रमुख नदी के किनारे डेवलप होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को जहां पर भी रहना है वहां जल की आवश्यकता होती है। आपने ये वाला डायलॉग तो सुना ही होगा, या ये कि जल ही जीवन है, अगर जल ना हो तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। तो हमेशा मानव प्रजातियां उसी जगह पर निवास करती हैं जहां पर जल की उपलब्धता होती है, जहां पर पीने योग्य पानी होता है। तो पानी की उपलब्धता के आधार पर वो अपना रैन बसेरा वहीं पर बनाया करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जिस नदी के किनारे उन्होंने अपनी सभ्यता का डेवलपमेंट किया, उस नदी का नाम था, उस बड़ी नदी का नाम था सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता डेवलप होती है बड़े पैमाने पर। अब सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को इस नदी के नाम पर भी जाना जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता को बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी, यानी कि एक नगरी सभ्यता थी। इसके अंदर जो लोग थे वो शहरों में रहा करते थे। इसकी प्रसिद्धि की बात करूं तो नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो नगर नियोजन करना जानते थे, यानी कि नगर को एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने निर्मित किया था। और इसमें सबसे बड़ा इनका जो फॉर्मूला था वो था एक ग्रिड पद्धति, यानी कि ये लोग ग्रिड पद्धति, एक समकोण प्रकार की एक प्रक्रिया का इसमें ये इस्तेमाल करते थे, जिसमें अपने घरों का डिज़ाइन तैयार करते थे और उसके बाद ये लोग ढकी हुई नालियां बनाया करते थे, और नालियों के बाद ये लोग अपने भवनों का निर्माण करते थे। और सबसे रोचक बात ये कि उस समय, आज से कई हजार साल पहले, ये जो लोग जिन ईंटों का प्रयोग करते थे वो पक्की ईंटें हुआ करती थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी प्रसिद्धि है अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए। सबसे पहला स्थल जो खोजा गया, हड़प्पा का जो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया उसका नाम ही था हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहले जो
स्थल खोजा गया था उसका नाम क्या था? हड़प्पा। और हड़प्पा के नाम पर ही इस हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कर दिया गया। हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पड़ता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसकी एक और बात बताता हूँ आपको कि हड़प्पा का नाम हड़प्पा पड़ा क्योंकि वो हड़प्पा नामक स्थल पर पड़ा। तो जहाँ पर सबसे पहले खुदाई हुई वहाँ पर रावी नदी की एक सहायक नदी बहा करती थी और उस नदी के किनारे एक जो क्षेत्र था वहाँ पर वो जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का नाम हड़प्पा था क्योंकि वो जो सहायक नदी थी उस नदी का नाम था हड़प नदी। तो हड़प नदी के पास से हड़प नदी जिस क्षेत्र से होकर निकलती थी उस क्षेत्र का नाम रख दिया हड़प्पा। तो हड़प्पा में सबसे पहले क्या की गई? खुदाई की गई दयाराम साहनी द्वारा और वहां पर पता चला कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी सभ्यता मौजूद है। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई के बाद ही इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ये आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के दो नामों के बारे में बात की। पहला, हड़प्पा सभ्यता का वो नाम जो उसकी नदी के नाम पर रखा गया, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुई थी इसलिए। और सेकंड, इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी जो खोज हुई वो हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी, इसीलिए इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता के नाम पर रखा गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। जो मोहनजोदड़ो है, हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियों का नाम दिया गया है, लेकिन मोहनजोदड़ो अपने आप में एक अद्वितीय नगरों में से एक था। यहाँ पर जो घर बनाए गए थे वो द्विमंजिला प्रकार के घर थे और इस स्थल को दो तरह के भागों में डिवाइड किया गया था, यानी कि एक उचला शहर और एक निचला शहर। ये माना जाता है कि उचले शहर के अंदर राजा वगैरह निवास करते थे या अमीर वर्ग के लोग रहा करते होंगे, और जो प्रजा वर्ग जो था वो निचले शहर में, यानी कि जो थोड़ा कम ऊंचाई पर बनाया गया स्थान था वहां पर वो लोग निवास करते थे। ये कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस तरीके से उसका डिवीज़न किया गया होगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे मिलता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की अगर मैं खोज की बात करूं तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी राखलदास बैनर्जी ने। राखलदास बैनर्जी नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने सन 1922 में हड़प्पा के एक और स्थल की खोज की जिसको मोहनजोदड़ो कहा गया। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बैनर्जी ने की थी सन 1922 में। यहाँ तक हमने जितनी भी चीज़ों के बारे में बात की ये वो प्रमुख बिंदु थे हड़प्पा सभ्यता के जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर कई प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। बार बार क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल बताइए। बहुत से बच्चे समय काल में भी कंफ्यूजन रहते हैं। तो 2600 से लेकर 1900 तक के समय काल हड़प्पा सभ्यता का समय काल माना जाता है एज पर एनसीईआरटी। बहुत से समय काल के अलग अलग तरीके निकाले गए हैं, जैसे 2500 से 1750 का समय काल भी माना जाता है, लेकिन हमको अपनी एनसीईआरटी को बेस बनाकर पढ़ना है और उसमें जो डिटेल्स दी गई हैं उसके हिसाब से ही सारी चीज़ों को हम इसके अंदर समझेंगे। तो अब तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उन सारी चीज़ों को हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी जो प्रमुख बिंदु थे वो कौन कौन से थे। अब आगे हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के चरणों के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कितने चरणों में विभाजित की गई थी और किस तरीके से उसको इतिहासकार बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जब मैं चरणों की बात करता हूँ तो जो इतिहासकार हैं वो हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहला वो वाला चरण है जहाँ पर अभी हड़प्पा वासी अपने सभ्यता को डेवलप कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर आकर लोगों ने सिर्फ रहना प्रारंभ किया था। तो इसीलिए ये हड़प्पा का सबसे पहला एक चरण था। तो इतिहासकार इस हड़प्पा सभ्यता के इस चरण को प्रारंभिक चरण के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा चरण है उसको हम परिपक्व हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। परिपक्व हड़प्पा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर अब शहरीकरण का जो प्रारंभ था वो पूरी तरीके से हो चुका था। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक नई संस्कृति दोबारा से हड़प्पा वासी प्रारंभ करते हैं और एक नई संस्कृति की शुरुआत करते हैं, इसीलिए इसको कभी कभी उत्तर हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर जो है वो आपसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं, मुख्यतः आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा यहाँ से और यहाँ से। इस वाले काल से क्वेश्चंस
बहुत कम फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा में अंतर बताइए। तो प्रारंभिक हड़प्पा के अंतर्गत लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, उनके निर्वाह के तरीके कैसे थे, वो किस तरीके के पशुओं को पालते थे, किस किन चीज़ों की खेती वगैरह करते थे, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम जानेंगे, जिससे हमें आसानी होगी कि विकसित हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए। तो प्रारंभिक हड़प्पा की जब हम बात करते हैं तो प्रारंभिक हड़प्पा के अंतर्गत जितने भी जो लोग थे, हड़प्पा वासी थे, वो सारे के सारे ग्रामीण जीवन जीते थे। यहाँ के जो लोग थे वो ग्रामीण जीवन शैली से बंधे हुए थे, यानी कि ग्रामीण जीवन शैली यहाँ पर थी। और परिपक्व हड़प्पा के अंदर यही चीज़ ग्रामीण शैली से बदल कर क्या हो जाएगी, शहरी जीवन शैली हो जाएगी। ठीक है, शहरी जीवन शैली। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जो प्रारंभिक हड़प्पा के जो लोग थे, यहाँ के जो घर बने हुए थे, यहाँ के जो घर बने हुए थे वो घर कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, यानी कि कच्चे मिट्टी का प्रयोग करके लोगों ने अपने घरों को बनाया था। और विकसित हड़प्पा के अंतर्गत यही घर अब किसके हो जाएंगे, पक्की ईंटों के। तो यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग करके घरों को बनाया गया था। और यहाँ पर जो घर हुआ करते थे वो एक मंजिला हुआ करते थे। यहाँ पर हमको जो घरों के अवशेष मिले हैं वो एक मंजिला होते थे। और यहाँ पर जो घरों के प्रकार थे वो द्विमंजिला। यहाँ पर घरों के प्रकार यानी कि परिपक्व हड़प्पा के अंदर जो घर होते थे वो द्विमंजिला प्रकार के हमको मिले हैं। यानी कि कुछ घरों के अंदर जब खुदाई की गई तो पता चला कि उन घरों में सीढ़ियों के हमें अवशेष मिले हैं, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर जो घर बनाए गए थे वो द्विमंजिला घर बनाए गए थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक काल के अंदर जो लोग थे वो मुख्यतः ये लोग जो थे वो मुख्यतः कृषि करते थे, यानी कि ये अपना जीवन यापन ज़्यादातर कृषि पर रहकर निर्भर करते थे। और इसके अलावा ये लोग शिकार भी करते थे। ठीक है, अगर विकसित हड़प्पा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग थे मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर थे, यानी कि ये लोग यहाँ पर मुख्यतः इनका जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। और इसके साथ साथ पशुपालन के साथ साथ ये लोग उद्योग स्थापित इन लोगों ने उद्योग स्थापित किए थे। और तो यहाँ पर यानी कि ये लोग उद्योगों में भी काम करते थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर लगाई थी अपने विकसित हड़प्पा काल में। और उद्योगों की एक नगरी थी जिसको चनूदड़ो के नाम से जाना जाता है, जो आज के पाकिस्तान वाले इलाके में पड़ती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रारंभिक हड़प्पा के अंतर्गत जो लोग थे ये मुख्यतः मृद भांडों का प्रयोग करते थे, यानी कि मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृद भांडों का ये क्या करते थे, मृद भांडों का प्रयोग करते थे। और यहाँ कर यानी कि विकसित हड़प्पा के अंदर ये लोग एक धातु बनाना जानते थे, जिस धातु को बोलते थे कांसा। और कांसे के बर्तनों का प्रयोग लोग ये किया करते थे अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत। इसके अलावा ये लोग तांबे का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा ये लोग मृद भांडों को भी बनाना जानते थे, इनका भी प्रयोग करते थे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो विकसित हड़प्पा को आरंभिक यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा से अलग करती हैं। तो ये वो अंतर थे। आप इसके आधार पर अपने इस क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ईजिली तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक हड़प्पा क्या है, परिपक्व हड़प्पा क्या है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं उत्तर हड़प्पा के चरण को, यानी कि उत्तर हड़प्पा काल को, कि ये काल कौन सा था। तो जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा होता है, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत होगा, तो हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद वहाँ पर जो संस्कृति डेवलप होगी उस संस्कृति को उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाएगा। ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद की जो सभ्यता थी उस सभ्यता को उत्तर हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रारंभिक हड़प्पा जो था इनकी जो जीवन शैली थी वो ग्रामीण जीवन शैली थी। परिपक्व हड़प्पा इसकी जो जीवन शैली थी वो शहरी जीवन शैली थी। और उत्तर हड़प्पा इसकी जो जीवन शैली थी ये भी ग्रामीण जीवन शैली थी। ये आपको याद रखना है। अगर प्रारंभिक हड़प्पा के मैं अगर समय काल की बात करूं तो प्रारंभिक हड़प्पा का जो समय काल था वो 3300 से लेकर 2600 के आसपास का माना जाता है। और परिपक्व हड़प्पा का अगर मैं समय काल देखूं तो ये 2600 से लेकर 1900 BC के आसपास माना जाता है। और उत्तर हड़प्पा के अगर मैं समय काल की बात करूं तो ये 1900 से लेकर
1300 BC के आसपास माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि यहाँ पर समय काल से हम ये पता कर सकते हैं कि अभी मैंने जो तुम्हें हड़प्पा सभ्यता का समय काल बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल 2600 से लेकर 1900 BC के बीच में हमारी एनसीईआरटी में बताया गया है। तो ये जो समय काल है हमारी पुस्तक के अंदर यही वाला समय काल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरी तरीके से अपनी इस पुस्तक के अंदर ना तो प्रारंभिक हड़प्पा के बारे में पढ़ना है और ना ही पूरी तरीके से उत्तर हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। हमें अपनी पुस्तक के अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है परिपक्व हड़प्पा, यानी कि वो हड़प्पा सभ्यता जिसमें शहरों का विकास हुआ, वो हड़प्पा सभ्यता जिसमें व्यापारिक मार्गों की खोज की गई, वो हड़प्पा सभ्यता जिसके अंदर द्विमंजिला घर बनाए गए थे और आज इसके अंदर 1400 से भी ज़्यादा स्थल खोदे जा चुके हैं इतिहासकारों द्वारा। तो हम अपने इस पूरे के पूरे अध्याय को और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे आगे के चरणों में। तो अब तक हमने जितनी भी जो बातें की उन सारी चीज़ों में हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या थे और हड़प्पा सभ्यता को कितने चरणों में हम बांटकर पढ़ते हैं और कौन कौन से चरणों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में डेवलप हुई, लेकिन इसके कुछ स्थल अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भी पाए गए हैं। इसी के आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता थी हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो उत्तर में लेकर हड़प्पा सभ्यता, उत्तर के अंदर एक जगह पड़ती है, इसको हम बोलते हैं मांडा। उत्तर के अंदर एक जगह है, इसको हम बोलते हैं मांडा, और मांडा पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। मांडा पड़ता है जम्मू और कश्मीर में, J&K में। ठीक है, तो अगर मैं हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी विस्तार की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा क्षेत्र तक फैली हुई थी। अगर मैं पूरब की बात करूं हड़प्पा सभ्यता के, तो हड़प्पा सभ्यता पूरब में उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है आलमगीरपुर, जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर नाम की जगह है और ये जो जगह पड़ती है ये पड़ती है हमारे सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र, सबसे बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्र यूपी में। ठीक है, तो आलमगीरपुर पूरब तक फैली हुई थी। दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण दिशा में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है दाइमाबाद। दाइमाबाद, दाइमाबाद जो पड़ता है ये आज के महाराष्ट्र में पड़ता है, आज के महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दाइमाबाद दक्षिण भारत के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का विस्तार दाइमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक, पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश यानी कि आलमगीरपुर तक, और पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में एक जगह पड़ती है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, ठीक, तो सुतका गेंडोर नाम की जगह पड़ती है और ये जगह पड़ती है आज के पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह है उसका नाम है बलूचिस्तान, तो ये बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ती है, आज के पाकिस्तान में है सुतका गेंडोर। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु था, ये आपको याद रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता की जब हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। अब इस सभ्यता का जो विस्तार था ये आपको याद रखना है कि ये जो सभ्यता थी ये सभ्यता एक पूरे के पूरे त्रिभुज आकार तरीके से फैली हुई थी। ठीक है, ये जो सभ्यता थी ये सभ्यता त्रिभुज आकार तरीके से फैली हुई थी। ठीक है, इस तरीके से जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता वो त्रिभुज आकार तरीके से फैली हुई थी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के अगर आकार के बारे में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार क्या है, हड़प्पा सभ्यता का अगर आकार के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुज आकार था। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुज आकार। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने जाना कि कौन कौन सी जगह से लेकर हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुज आकार था। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ों के बारे में हमने सारी चीज़ों को जाना। अगर अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए, तो आप आराम से बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर था, और ये सुतका गेंडोर जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है।
ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से मैप के अंदर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने हैं, हर साल पूछे जाते हैं। 10 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थलों के बारे में, 2 प्राचीन स्थलों के बारे में आपसे मैप में पूछेगा ही पूछेगा। और जितने भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, और मेरी ये गारंटी है कि इतिहास के अंदर हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड अगर कोई भी स्थल आ गया तो आपका गलत नहीं होने वाला। आप इसको बहुत ज़्यादा ईजिली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको एक बार अच्छे से समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अगर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये मुख्यतः 3 देशों में था। पहला भारत के अंदर था, दूसरा बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर था, और तीसरा इसके कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। तो अफगानिस्तान में भी था इसका विस्तार, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में वो कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और कहां कहां पर वो पाए गए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो था वो आज के पाकिस्तान में है, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। अब जब भी आप मैप देखोगे इंडिया का, जो मैप आता है आपके एग्जाम्स के अंदर, तो अब आपको उसके अंदर पाकिस्तान ढूंढने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आपको इजीली दिख जाता है। कहाँ है? बच्चा बच्चा जानता है हिंदुस्तान का कि भाई पाकिस्तान कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ है ना। अक्सर रील्स में भी पता नहीं पाकिस्तान की तो अलग ही चर्चे चलते रहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। दूसरा स्थल मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में जहां लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि मोहनजोदड़ो भी कहां पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो ये भी कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और तुम्हें बताया था जो उसका पश्चिम बिंदु था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमतम बिंदु क्या बताया मैंने अभी आपको? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमतम बिंदु जो था वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में था, और उसका नाम था सुतका गेंडोर। उसका नाम था सुतका गेंडोर। तो सुतका गेंडोर भी कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। हड़प्पा कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। मोहनजोदड़ो कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा एक जगह पड़ती है जहां पर सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी भारत के अंदर। सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी, उस जगह का नाम था मेहरगढ़। उस जगह का क्या नाम था? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ भी कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो कितने स्थल हमने पढ़े कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। अब इसमें से कोई भी अगर मैप में आ जाएगा तो आपको अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और स्थल के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नॉलेज के लिए। उसका नाम है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो। अब जो चन्हूदड़ो नाम का जो ये स्थल है, ये एक ऐसा स्थल था जहां पर एक भी टीला नहीं पाया गया है, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था एक इंडस्ट्रियल एरिया था। हड़प्पा सभ्यता के अगर इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का शिल्प उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो उसका नाम था चन्हूदड़ो। यहाँ पर बड़े पैमाने पर चीज़ों का उत्पादन किया जाता था, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का चन्हूदड़ो। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये चन्हूदड़ो जो है ये भी कहाँ पर पड़ता है? आज पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। एक स्थल जो अक्सर पूछा गया है, बच्चे बहुत कम फोकस करते हैं इसके ऊपर, इसका नाम है कोट दीजी। कोट दीजी। कोट दीजी नाम का जो स्थल है ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। ये आपको याद रखना है, भारत में नहीं लगा के आना है पेपर के अंदर। कोट दीजी कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर पड़ने वाले स्थलों की। तो खासकर भारत के अंदर जो स्थल पड़ते हैं, पेपर के अगर मैं परपेज से बात करूं तो पेपर के अंदर गुजरात वाले एरिया से अक्सर एक ना एक स्थल जरूर आता है, ठीक है। क्योंकि गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्थल पाए गए हैं। भारत के अंदर गुजरात के अंदर हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो भारत के अंदर अगर मैं बात करूं, सिंधु घाटी के विस्तार मुख्यतः 3 देशों में पाए गए हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से स्थल पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के, हमने जान लिए हैं। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं जो पाए गए हैं, ठीक है। भारत के अंदर देखो जो स्थल पाया गया है, एक है लोथल। ये आपको याद रखना है, लोथल कई बार पूछा गया, इसीलिए मैंने सबसे पहले लोथल लिख दिया। और जो लोथल है ये भारत के गुजरात में पाया गया है।
लोथल कहाँ पर पाया गया है? भारत के गुजरात राज्य में पाया गया है। इसके अलावा सबसे पहले मैं उन सारे राज्यों के, उन सारे स्थलों के बारे में लिखूंगा जो केवल और केवल गुजरात में पाए गए हैं। ठीक है, लोथल के अलावा रंगपुर भी कहां पर पाया गया है? लोथल के अलावा रंगपुर भी गुजरात के अंदर पाया गया है। ठीक है, इसके अलावा नागेश्वर नाम का जो स्थल है ये भी कहां पर पाया गया है? गुजरात के अंदर पाया गया है। ठीक है, अक्सर जो पेपर में पूछा गया है, लोथल के अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल उसका नाम है धौलावीरा। ये भी कहां पर पाया गया है? गुजरात के अंदर पाया गया है। अब भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में पाए गए हैं, तो ये मत बोलना कि सारे के सारे गुजरात वाले ही हैं, कहीं और पाए ही नहीं गए, और भी जगह पाए गए हैं। इवन सबसे बड़ा स्थल तो गुजरात में भी नहीं पाया गया, वो पाया गया हरियाणा में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की जब हम बात करते हैं तो लोथल, रंगपुरा, नागेश्वर, धौलावीरा, ये सारे के सारे जो स्थल हैं, ये सारे के सारे स्थल हमारे पाए गए हैं गुजरात वाले राज्य में। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस स्थल की जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है उसका नाम है राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? राखीगढ़ी। और ये पाया गया है हरियाणा क्षेत्र में, भारत के हरियाणा राज्य में राखीगढ़ी पाया गया है। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो राखीगढ़ी पाया गया है, यहाँ पर बड़े बड़े 8 टीले मिले हैं हमको, खुदाई के दौरान बड़े बड़े 8 टीले मिले हैं। उन्हीं में से 2 टीलों का नाम है, जिसमें से एक टीले का नाम है राखी और एक टीले का नाम है गढ़ी। उन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर हम इसका नामकरण करते हैं और इसे संयुक्त रूप से बोलते हैं राखीगढ़ी। ठीक है, तो राखीगढ़ी कहाँ पर पाया गया है? हरियाणा में पाया गया है। और यहाँ पर बड़े बड़े 8 टीले मिले हैं, जिनमें से 2 टीलों का नाम है, एक का नाम है राखी और एक का नाम है गढ़ी। तो राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। अब इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला स्थल है राखीगढ़ी के अलावा एक स्थल और है जो हरियाणा के अंदर पाया गया है। ठीक है, और उसका नाम ठीक है, हाँ देख रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, इसके अलावा राखीगढ़ी की बात करते हैं तो जो राखीगढ़ी था ये हरियाणा वाले क्षेत्र में है, बनावली। अब हम बात करते हैं, अगला है हमारा बनावली। ठीक है, जो बनावली वाला क्षेत्र है हमारा, यानी कि बनावली जो है ये भी कहाँ पर पाया गया है? हरियाणा में पाया गया है। ठीक है, तो बनावली जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, ये भी हरियाणा में पाया गया है। इसके अलावा एक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगन। जो कालीबंगन है ये आज के राजस्थान में है। कालीबंगन आज के राजस्थान वाले क्षेत्र में पाया गया है। और यहाँ पर इसकी खुदाई में बहुत सारे काले कलर के बैंगल्स मिले हैं, जिसके नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया काली बंगल, यानी कि काले बैंगल्स जो मिले हैं उसके नाम पर इसका क्या कर दिया गया? नामकरण। इसीलिए इसको काली बंगन बोलते हैं। और काले बैंगल्स आपने देखा होगा, जो बैंगल्स तरह तरह के पहनते हैं, राजस्थान के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी मोटी मोटी चूड़ियाँ पहनी हुई आपको लेडीज़ें दिखाई देंगी, पैरों में बहुत मोटी मोटी चूड़ियाँ टाइप्स की पहनी हुई आप लेडीज़ देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि काली बंगन कहाँ पर है? राजस्थान में, क्योंकि वहाँ के लोग बैंगल्स पहनते हैं और वो बैंगल्स काले कलर के होते हैं। हड़प्पा की खुदाई में ये मिले थे, इसीलिए इसका नामकरण भी क्या कर दिया गया? कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है? भारत के राजस्थान के अंदर है। पेपर में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन सही है, यानी कि 3 नंबर तो फिक्स है आपके, अगर आपने ये वाला चार्ट पूरी तरीके से याद कर लिया तो। ठीक है, चलिए आगे का हम देखते हैं। अपना एक और क्षेत्र है जिसका नाम है रोपण। रोपण जो है आज के पंजाब में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा मांडा मैंने आपको बता दिया, मांडा कहाँ पर पड़ता है? अभी आप खुद बताएंगे मांडा कहाँ पर है, मैं इसके बारे में नहीं लिखूंगा, मैंने बता दिया है। मांडा हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके। तो ये वो स्थल थे जो पेपर्स में आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थल हैं, और
हम उन स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं जो पेपर में हमसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और वही हमको याद रखने हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। अभी बहुत टाइम है आपके पेपर में, धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे तो उन सारी चीज़ों को भी जान लेंगे जो आज तक नहीं जानी है, ठीक है। और पेपर में फिर कहीं से भी एग्जामिनर हमसे पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी। आई गारंटी है, ये मेरी गारंटी है तुमसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चैप्टर के अंदर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आपको समझ में आया, कौन कौन से स्थल कौन कौन से क्षेत्र में, भारत में कौन कौन से हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो पूछा गया था, एक बार एक स्थल ऐसा है जो अफगानिस्तान में पूछा गया था, उसका नाम था सोर्तुगाई। सोर्तुगाई। और बस एक यही स्थल है जो अफगानिस्तान के अंदर पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सोर्तुगाई जो स्थल है, यहाँ से हड़प्पा वासी नीले कलर की एक मणि मंगाते थे। नीले रंग की क्या मंगाते थे? एक मणि मंगाते थे। एक तरह का एक मोती होता था जो बहुत ज्यादा मनके वगैरह बनाने में, यानी कि माला वगैरह बनाने में काम आता था, और वो बहुत ज्यादा एक तरह से एक महंगी वस्तु होती थी। और इसके अलावा सोर्तुगाई से नहरों के अवशेष मिले हैं। नहरों के हमको क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग कृत्रिम नहरें बनाना भी जानते थे। मतलब सिंचाई के लिए इन्होंने इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपना ली थी कि खुद की कृत्रिम नहरें भी इन्होंने निर्मित कर ली थी। और इसके हमको जो साक्ष्य है, जो अवशेष है, वो कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान के सोर्तुगाई से। तो सोर्तुगाई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ये आपको याद रखना है। तो जब हम विस्तार की बात करते हैं तो ये वो विस्तार है। आपको इन सारे जितने भी जो स्थल है उनको अच्छे से समझ लेना है और पढ़ लेना है, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैं अब पूरे स्थलों की बात करूं कि भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर टोटल पूरी हड़प्पा सभ्यता में अब तक कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है कि अब तक हड़प्पा सभ्यता में 1400 से भी ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। 1400 से भी ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, आपको ये याद रखना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 925 स्थल, 925 स्थल कहाँ पर मिले हैं? भारत में मिले हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर 475 स्थल पाए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कितने स्थल हैं? टोटल 475 स्थल पाए गए हैं। टोटल मिलाकर ये 1400 प्लस स्थल हैं इसके अंदर, ठीक है। आप पहले तो ये सोचने का प्रयास कीजिए कि आज के समय में हम लोग जो हैं वो किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास के जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे वर्तमान को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आज के समय में लोग व्यापार करते हैं, क्या पहले के समय में लोग व्यापार नहीं करते होंगे? आज के समय में हम लोग पशुओं को पालते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, क्या हड़प्पावासी पशुओं को पालना नहीं जानते होंगे? सोचिए। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। हड़प्पावासी क्या करते थे? कृषि करते थे, कृषि करते होंगे, है ना। तो हड़प्पावासी जो अपना जीवन यापन चलाते थे तो वो कौन कौन से ऐसे तरीके थे या कौन कौन से ऐसे उनके वो तरीके थे जिनसे वो अपना जीवन यापन चलाते थे या निर्वाह करते थे। तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक बार चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीकों की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो हड़प्पावासी जो थे वो लोग वन्य उत्पादों का भी प्रयोग करते थे अपने जीवन शैली के लिए। यानी कि वनों से जो उत्पादन होता था, वनों से मान लीजिए फल फ्रूट हो गए, वनों में लगने वाले तरह तरह के पौधे थे जो उनको खाने के लिए वो प्रयोग कर सकते थे। जैसे आज के समय में भी हम लोग क्या करते हैं? कृषि वगैरह करते हैं, जिसमें से कई प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम उगाते नहीं हैं लेकिन वो अपने आप स्वयं उगाते हैं, है ना। कुछ खरपतवार होते हैं लेकिन कुछ खाने योग्य होते हैं। जैसे मैं बथुए का एग्जांपल देता हूँ। बथुए को कोई भी व्यक्ति खेती के रूप में नहीं उगाता, वो स्वयं आलूओं के साथ अपने आप को ग्रो कर लेता है और उसको हम क्या करते हैं? एक तरह से जंगली पौधा ही है वो, उसको हम खा रहे हैं, यानी कि वनस्पति उत्पादन है। तो इसी प्रकार से जो हड़प्पावासी थे अपने जीवन यापन के लिए वन्य उत्पादनों का भी सेवन करते थे, यानी कि वन्य उत्पादनों पर निर्भर होते थे अपने निर्वाह के लिए, वन्य उत्पादन का प्रयोग करते थे, ठीक है। अब वन्य उत्पादनों में जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेड़ पौधे हों, वनों में तो भाई जानवर भी रहते हैं, है ना, पशु भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनको शिकार के लिए रूप में भी इस्तेमाल करते होंगे। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीकों में जो हड़प्पावासी थे वो वन्य उत्पादन का प्रयोग करते थे अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। इसके अलावा
जो हड़प्पा वाले थे, हड़प्पा वासी जो लोग थे वो कृषि करते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो कृषि करते थे, कृषि उत्पादन करते थे, खेती बाड़ी करते थे और इसके माध्यम से वो क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। जैसे हमको कई प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पर गेहूं हो गया, ठीक है, सफ़ेद चना हो गया, इसके अलावा वहाँ पर ज्वार हो गया और अन्य प्रकार की दालें हो गई। इन सारी चीज़ों के साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी कृषि करते थे और कृषि के द्वारा वो अपना क्या करते थे, निर्वाह करते थे। ठीक है, पशुपालन करते थे वो लोग, यानी कि पशुओं को अपनी आवश्यकता के लिए पालते थे, अपने निर्वाह के लिए पालते थे। अब पशुपालन के अंतर्गत वो लोग, आपको याद रखना है, कुत्ता पालते थे। कुत्ता पालते थे सुरक्षा के लिए। आज के समय में भी हम लोग क्या करते हैं, कुत्ते को पालते हैं, रक्षा के लिए पालते हैं। बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, क्यूट लगते हैं पपीज, वो उनके लिए भी पालते हैं, लेकिन आखिरकार उसको रखा किस लिए गया है, सिक्योरिटी के लिए ही तो रखा गया है। तो हड़प्पा वासी जो थे, पशुपालन जो करते थे, तो उसमें उनका एक प्रिय जो जानवर था वो कुत्ता भी था, यानी कि डॉग्स भी थे। ठीक है, इसके साथ साथ वो लोग बकरी को पालते थे। बकरी के साथ साथ वो लोग भेड़, ठीक है, भेड़ के साथ साथ भैंस, इन सारे जानवरों को भी वो पालते थे। और एक जानवर और है जिसको हम सूअर कहते हैं, यानी कि पिग। वो लोग सूअर का भी क्या करते थे, पालन करते थे। तो पशुपालनों में ये वो जानवर थे जो हड़प्पा वासी इनको पालते थे। एक और जानवर लिख लीजिए, वृषभ, यानी कि वो भैंस का जो मेल वर्जन होता है, जिसे हम लोग भैंसा बोल देते हैं। मैं भैंसा ही लिख देता हूँ, चलो, बहुत से लोगों को भैंसा याद होगा, मुझे तो भैंसा याद रहता था जब तक कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया। वृषभ बहुत शब्द जो था वो बहुत बाद में याद आया। तो जो वृषभ है, जो भैंसा था, वो भी यहाँ पर एक पालतू था, जिससे वो लोग खेत वगैरह जोतने का काम करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इन जानवरों का क्या करते थे, पालन करते थे, जिसमें बकरी, भेड़, भैंस, इन सबको वो क्या करते थे, दूध के लिए पालते थे। कुत्ते को सिक्योरिटी के लिए, यानी कि डॉग्स को सिक्योरिटी के लिए पालते थे। और भैंसे को, यानी कि वृषभ नाम के पशु को, वो जो थे वो खेतों की जुताई के लिए एक तरह से इस्तेमाल में करते, जुताई के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो हड़प्पा वासी थे वो अपने जीवन यापन के लिए शिकार भी करते थे। हड़प्पा वासी अपने जीवन यापन के लिए शिकार भी करते थे, और जिसमें मुख्यतः वो जिन जानवरों का शिकार करते थे उसमें एक जानवर का नाम है घड़ियाल। घड़ियाल से मगरमच्छ की तरह ही होता है, बस उसका जो आगे का जो हिस्सा होता है वो एक लंबी नोक की तरह होता है। इस तरीके से आपने बहुत सारे डिस्कवरी चैनल्स पर घड़ियालों के बारे में देखे होंगे आपने। ठीक है, घड़ियाल हो गया। इसके अलावा वरहा, यानी कि जंगली सूअर, जो जंगली सूअर है उसको वरहा बोलते हैं, उसका ये लोग शिकार करते थे, ऐसा माना जाता है। और इसके साथ साथ ये लोग हिरण का मांस खाते थे, यानी कि हिरण का क्या करते थे, ये लोग शिकार करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो ये उनके शिकारी पशु थे। ये पशुपालन के उनके जो थे पेट एनिमल्स थे, ये आपको याद रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीकों की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पा वासी वन्य उत्पादनों का प्रयोग करते थे। वन्य उत्पादनों में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पौधे प्लस जानवरों का भी ये क्या करते थे, यहाँ पर शिकार करते थे। जैसे हम लोग आज के समय में भाई एक ऐसा पक्षी है जिसको हम अपना रोज का आहार मान के, कुछ लोग तो डेली का ही आहार बनाते हैं, तो मुर्गा बोलते हैं, पक्षियों की कैटेगरी में आता है। तो उस समय यहाँ पर भी कुछ ऐसे जानवर होंगे जो पक्षियों की कैटेगरी में होंगे, जिनको खाया जाता होगा। ठीक है, तो वन्य उत्पादन का प्रयोग अपने निर्वाह के लिए करते थे। कृषि उत्पादन का प्रयोग, जिसमें वो लोग गेहूं, सफ़ेद चना, ज्वार, दालें, राई जैसी चीज़ों को उगाया करते थे। इसके अलावा पशुपालन में कौन कौन से जानवर वो पालते थे, तो कुत्ता, बकरी, भेड़, भैंस। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमको गाय के अवशेषों के बारे में नहीं पता चला, यानी कि ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर गाय नाम का पशु नहीं था। ये प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये इसके कोई अवशेष नहीं मिले हैं पूरी तरीके से, इसीलिए अब तक इसको माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक ऐसा पशु था, गाय, जो नहीं था। ठीक है, अगर पेपर में आता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हड़प्पा वासी कौन से जानवर को नहीं पालते थे, अगर उसमें ऑप्शन में आपको गाय दिख जाए तो फटाक से क्या करना है, आंसर लगाना है कि भाई गाय नहीं था।
जब हमने पढ़ा था तो कुत्ता, बकरी, भेड़, भैंस, सूअर, भैंसा सब देखा, लेकिन गाय नहीं देखी। तो गाय हड़प्पा सभ्यता के अंदर नहीं पाई गई है, ऐसा माना गया है। ठीक है। शिकार, कौन कौन से पशुओं का शिकार करते थे अपने जीवन निर्वाह के लिए? तो वो घड़ियाल का शिकार करते थे, मगरमच्छ के जैसा होता है। वरहा, जंगली सुअर होता है जिसके दो ऐसे दांत निकल के आ जाते हैं बाहर, तुमने देखा होगा टीवियों में। हिरण, हिरण का भी वो क्या करते थे, शिकार करते थे अपने निर्वाह के लिए। तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये हमारे हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके थे। तो आज की क्लास मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ और इसके आगे की जो कंटिन्यूटी है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो अब आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इस क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इस क्लास से संबंधित, चैप्टर से संबंधित कोई भी आपके डाउट्स हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। मैं ये आपको वादा करता हूँ कि आपके हर कमेंट का जो रिप्लाई होगा वो टाइम टू टाइम मिलेगा, विथ सॉल्यूशन मिलेगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको इस क्लासेस के पीडीएफ और नोट्स चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़कर उनको कलेक्ट कर सकते हैं। वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। पिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और इंटरेस्ट भी रहा होगा क्लास को समझने में, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी चीज़ों को लगभग कवर करने की कोशिश की है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर रोज़ शाम को 4 बजे अपने हिस्ट्री की क्लास हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 2 में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सर्दी से बचते रहिए क्योंकि पेपर नज़दीक है आपके। ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।